वालेकुम, मेरा नाम सरमज़र, मैं आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का डे नंबर 43 का लेक्चर जो से है वो भरेंगे और हमारा टॉपिक का नाम है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ कहाँ से हमें हासिल होते हैं। सबसे पहले इसके दो मेन सोर्सेज हैं। दो मेन सोर्सेज कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने पढ़ लिया है इस बात को कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमें ज्यादातर कुदरती तौर पर हासिल होते हैं, यानी कि नेचुरली हमें हासिल होते हैं। अगर मैं इसके 100% की बात करूं तो 99% ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कुदरती तौर पर हासिल होते हैं। चंद एक 1% ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कुदरती तौर पर ही हासिल होते हैं। और इसका जो मेन दो बड़े सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? एक एनिमल्स और दूसरा प्लांट्स। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं एनिमल्स के बारे में, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें एनिमल्स से कैसे हासिल होते हैं। एनिमल से दो मेन चीजें हमें हासिल होती हैं, एक प्रोटीन और दूसरा फैट्स या फिर ऑयल। प्रोटीन कैसे हासिल होती है? प्रोटीन हमारे पास एक सोर्स है, बहुत मेन सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक हो गया। उसके बाद प्रोटीन के अंदर क्या क्या चीज आती है? नंबर 1 पे आता है एग। एग के अंदर दो चीजें आती हैं। कौन कौन सी दो चीजें आती हैं? एक तो प्रोटीन आती है, दूसरा उसके अंदर लिपिड भी आता है, फैट भी आता है, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमें प्रोटीन होती है वो कहां से आती है? अंडे के अंदर जो उसकी सफेदी होती है वो प्योर पार्ट ऑफ प्रोटीन होता है, जिसका नाम एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज है इसकी मटन। मटन, चिकन, बीफ, ये सारे मतलब मीट कहीं से भी आप ले लो, ये सारी की सारी जो हमारे पास कैटेगरी आती है इसकी, चिकन, फिश, बीफ, मटन, कुछ भी आप कह सकते हो गोश्त के अबाउट, मीट के अबाउट, ये हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो इसका सोर्स है वो है फैट्स या फिर ऑयल्स। फैट हमारे पास कहां से हासिल होता है? जानवरों से जो हमारे पास फैट हासिल होता है उसका एक मेन सोर्स है मिल्क। हमारे पास दूध की सूरत में फैट हासिल होता है। सेकेंडली बटर की सूरत में फैट हासिल होता है, फिर चीज की सूरत में फैट हासिल होता है, फिर घी की सूरत में फैट हासिल होता है। मतलब जानवरों से हमारे पास ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं जो फैट हासिल करती हैं, और फैट इज द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद अब जो अगली चीज है वो हम आते हैं प्लांट्स पे। प्लांट्स में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन इनमें दो कैटेगरीज होती हैं। दो कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं? एक होता है लिव प्लांट, ऐसे प्लांट जो जिंदा होते हैं यानी कि जिंदा पौधे। दूसरा होता है डेड प्लांट, यानी कि मर चुके हुए पौधे। दोनों सोर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, दोनों सूरतों में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल हो रहे हैं। लेकिन ये जो लिव प्लांट है इसकी अलग से 4 कैटेगरीज बनती हैं। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज बनती हैं? सबसे पहले बारी आती है कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट बेसिकली आपकी खुराक का सबसे बड़ा वो जरिया होता है जो आपको एनर्जी पैदा करता है, आपको एनर्जी फराहम करता है। अब ये हमारे पास सोर्स है किस चीज का? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब कार्बोहाइड्रेट आपको कहां कहां से हासिल होते हैं? ये आपको वीट से यानी कि गंदुम से हासिल होते हैं, फिर मकई से हासिल होते हैं, राइस से, चावल से, बाजरे से हासिल होते हैं। ये सारी की सारी आपको फिर पोटैटो से मतलब आलू से ये आपको कार्बोहाइड्रेट हासिल होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद प्रोटीन्स हमने यहाँ पे एनिमल के सोर्सेज में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ का जो सोर्स है वो है हमारे पास प्लांट। मतलब इस बात का कि प्रोटीन पौधों से भी हासिल की जाती है और जानवरों से भी हासिल की जाती है। हम ये जो जानवरों से हासिल करने वाले जराए थे वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि प्लांट से कैसे प्रोटीन हासिल की जाती है। प्लांट्स का जो मेन सोर्स है हमारे पास प्रोटीन हासिल करने का वो है दालें। मतलब दालें प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन होती है, ठीक हो गया। जितनी भी टाइप की दालें हैं वो सारी की सारी, आप किसी भी दाल की एग्जांपल ले लो, वो सारी की सारी दालें प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन होंगी। सेकंड आती है चीज विटामिन की। विटामिन भी हमें प्लांट्स से हासिल होते हैं। विटामिन ए, उसके बाद विटामिन बी, सी, ये भी हमें प्लांट से हासिल होता है। जैसे कि विटामिन, अगर मैं बात करूं विटामिन ए की, तो विटामिन ए हमारे पास बहुत से फलों के अंदर शामिल होता है। विटामिन सी की बात करूं वो भी बहुत से फलों के अंदर शामिल होता है, ज्यादातर सिट्रस फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। आप माल्टे को ले लो, आप लेमन को ले लो, ये हमारे पास विटामिन सी पाया जाता है। तो ये हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं जो विटामिन के सोर्सेज होते हैं। इसी तरह एप्पल, ऑरेंज, बनाना, यहाँ से हमें मुख्तलिफ किस्म के विटामिन हासिल होते हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी जो चौथी कैटेगरी है वो है ऑयल की।
ऑयल बहुत बड़ा सोर्स है हमारे पास जो प्लांट से हासिल किया जाता है। आप ये देखो, हमने एनिमल्स में भी ऑयल पढ़ा है, ठीक है, लेकिन प्लांट्स के जरिए भी हमें ऑयल हासिल होता है, एनिमल्स के जरिए भी हमें ऑयल हासिल होता है। दोनों के सोर्सेज थोड़े से मुख्तलिफ हैं। अब प्लांट के जरिए आप बहुत से ऑयल हासिल कर सकते हो। मसलन आप दूसरा जो सा है वो मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हो, फिर पीनट ऑयल यूज कर सकते हो, ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हो, पाल्म ऑयल यूज करते हो। ये सारे के सारे ऑयल जो से हैं इनका एक बहुत बड़ा सोर्स है प्लांट, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं हम डेड प्लांट्स की। डेड प्लांट्स मतलब इस बात का कि मुर्दा पौधे, ऐसे पौधे जो गल जाते हैं और फिर मर जाते हैं, या फिर पत्ते ऐसे या टहनियां ऐसी या शाखें ऐसी जो अपने दरख्त से टूट जाती हैं और नीचे जमीन में गिर जाती हैं किसी भी वीरान जगह पे। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि उनके ऊपर मिट्टी पड़ती रहती है और मिट्टी की एक लेयर आ जाती है, वो जमीन के अंदर चली जाती है किसी भी कंडीशन से, ठीक है। वो कंडीशन हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। किसी भी कंडीशन से, किसी भी वजह से, चाहे वो कोई भी वजह हो, वो जमीन के अंदर चली जाए। अब वो जमीन के अंदर जब जाती है तो एक बाकायदा प्रेशर और टेम्परेचर के बाइस वो कोयले के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाती है, ठीक है। वो कोयले के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होती है और उसको क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, लेकिन वो लकड़ी कोयले के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाती है। अब इसी तरह वो एक सोर्स होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, मतलब ये उसकी जो डीकंपोजिशन होगी वहां से हमें कार्बन भी मिलेगा, हमें हाइड्रोजन भी मिलेगी, हमें नाइट्रोजन भी मिलेगी, हमें सल्फर भी मिलेगा। बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिलते हैं, लेकिन चंद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हमें इस तरह हासिल होते हैं, ठीक है। अब कोल, पेट्रोलियम और गैस, ये सारा का सारा हमारे पास सोर्सेज हैं डेड प्लांट्स के। उसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक है कोल का। कोल यानी कि कोयला। अब हम यहाँ पे कोयले को डिस्कस करेंगे। कोयला बेसिकली क्या होता है, ये मिक्सचर होता है मुख्तलिफ कंपाउंड्स का। कौन से कंपाउंड्स का? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये हमारे पास इन कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है। अब ये कैसे बनता है? ये बेसिकली लकड़ी की जो एक यहाँ पे डेफिनेशन में लिखी हुई है कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन किसे कहते हैं पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जो लकड़ी की कोयले में तब्दीली है ये कार्बोनाइजेशन कहते हैं। अब ये कार्बोनाइजेशन कैसे बनती है, यह कोयला बनता कैसे है? लकड़ी जमीन के अंदर अगर दफन की जाए या फिर हो जाए, की जाए से मुराद जानबूझ के की जाए, या फिर अगर वैसे जानबूझ के करना एक बेवकूफी है क्योंकि ये 500 मिलियन साल ले जाता है लकड़ी कोयले के अंदर तब्दील होने में। लेकिन अगर किसी भी बाइस हो जाए, मतलब किसी भी कुदरती आफत के बाद, जैसे कि अगर आप देखो आजकल दुनिया में बहुत सी कोयले की कानें हैं और वो कैसे कोयला निकल रहा है वहां से, वो ऐसे ही है कि आज से 500 मतलब हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ईयर्स अगर आप पहले की बात करो तो वो लकड़ियां किसी ना किसी वजह के थ्रू, कौन सी वजह हो सकती है? वो वजह ये हो सकती है कि लैंडस्लाइडिंग के जरिए पूरे के पूरे जंगलात जमीन बोस हो गए हैं, या फिर सैलाब की सूरत में पूरे के पूरे जंगलात जमीन बोस हो गए हैं। कोई भी वजह हो सकती है, कोई भी कुदरती आफत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाइस वो जो लकड़ी है वो जमीन के अंदर धस जाती है। अब जमीन के अंदर धसने के बाद बाकायदा एक टेम्परेचर और एक जोन सा है उसको प्रेशर, मखसूस टेम्परेचर और मखसूस प्रेशर के बाइस वो कोयले के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाती है। और ये प्रोसेस जो लकड़ी की कोयले के अंदर तब्दीली है उसको कार्बोनाइजेशन कहते हैं। और ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत ज्यादा लंबा अरसा इसमें दरकार होता है। उसके बाद जब हमें कोयला हासिल होता है तो इसके लिए एक प्रोसेस है बाकायदा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हवा की अदम मौजूदगी में, मतलब हवा ना हो, ठीक है, हवा की अदम मौजूदगी में यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर में अगर हम लकड़ी को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तब भी वो कोयले के अंदर कन्वर्ट होती है। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि एब्सेंस ऑफ एयर होनी चाहिए, यानी कि हवा की अदम मौजूदगी होनी चाहिए। और ये जो प्रोसेस है इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं।